अच्छा बेटा, नाउ वी आर सॉल्विंग 9709 पेपर 1 प्योर मैथ्स 1 वेरिएंट 2 पेपर. It is May June 2022 paper. The paper is of 1 hour 50 minutes. Total marks for this paper is 75 marks. Okay, so in question number 1, it says find the coefficient of x square in the expansion x minus 2 upon x power whole bracket power 6. So देखो term formula for the binomial, this is the binomial question. Term formula for binomial is NCR a की power n minus r b power r. This is the formula. So value of a is x, the value of b is minus 2 over x, the value of n is 6. तो देखो बेटा, हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए. वी नो द वैल्यू ऑफ n a एंड b, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ r. हमें r नहीं पता, तो फिर भी हम फॉर्मूले में पुट इन करते हैं 6cr a x की पावर 6 माइनस r b यानी माइनस 2 और x की पावर r. अब देखो, सिंस वी हैव x इन बोथ ऑफ दीज टर्म्स, तो यहां पर हम डायरेक्ट r की वैल्यू जज नहीं कर सकते कि मैं r की वैल्यू इसे क्या रखूं कि मेरे पास एक्स स्क्वायर बन जाए. इसका आंसर में, इसका आउटपुट में मुझे एक्स स्क्वायर आ जाए वेरिएबल में. तो मैंने क्या करा, मैंने बोला सबसे पहले इंडाइसिस के रूल को हम अपनाते हैं. एक्स की पावर 6 माइनस आर रिमेन सेम. दिस इज माइनस 2 पावर आर. आई एम गोइंग टू सेपरेट देम ऑल विद द पावर्स. दिस बिकम एक्स पावर आर. नाउ आई एम गोइंग टू कंबाइन ऑल द एक्स बाय यूजिंग इंडाइसिस रूल. तो देखो, ये न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है, बेसिस आर सेम, पावर आर गोइंग टू बी सबट्रैक्टेड. इट बिकम 6 माइनस 2 आर. अब देखो, मुझे आर की वैल्यू चाहिए थी. So this 6 minus 2r should be square. We need this x power should be square. So what I'm going to do, I'm going to equate the 6 minus 2r with 2, and I'm going to get the power value of r from here. यानी यहां पर अगर आप 6 minus 2 equals to 2r कर दें, तो 6 minus 2 is 4. r के लिए यहां से 2 आ जाएगी. I'm going to put this value of r equals to 2 over here. I'm going to divide this paper into two parts. I'm going to get this 6c2 minus 2 power 2 and then x 6 minus 2 into 2. So 6c2 from your calculator, 6c2 from the calculator is 15. Minus 2 power 2 is 4. It becomes 2 to the 4. So 15 to 4, 60. X power 2. You're going to write it separately. Coefficient of x square is 60 over here. सिर्फ 60 x square मत लिख दीगा, अलग से कोफिशिएंट लिखीगा 60 है. दिस लाइन इज योर आंसर. ऊपर वाला आंसर नहीं है आपका. फाइंड अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन दिस. अब देखो, इधर दो बाइनोमियल दिए हुए, वन विच हैज द पावर 1, तो इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है. बट इस पूरे दोनों बाइनोमियल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो यू शुड गेट एक्स स्क्वायर वाली टर्म. उसमें आपको एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो आ रही होगी, उनकी कोफिशिएंट्स आपको निकाल के देने हैं. तो देखो, एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, जब यहां पर 2 + 3x स्क्वायर इस बाइनोमियल की एक्सपेंशन से मल्टीप्लाई होगा. इस बाइनोमियल की एक्सपेंशन से मल्टीप्लाई होगा. इस बाइनोमियल की एक्सपेंशन में 7 टर्म्स होंगी. मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको थोड़ा सा. देयर गोइंग टू बी 7 टर्म्स. तो मुझे क्या 7 की 7 टर्म्स निकालनी पड़ेंगी अब यहां पर. फिर मल्टीप्लाई करवाऊंगा, फिर चेक करूंगा एक्स स्क्वायर कब आ रहा है. तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस है. व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इस बाइनोमियल की एक्सपेंशन की वो टर्म निकालूंगा जिसमें एक्स स्क्वायर आ रहा होगा और जिसमें कोई कांस्टेंट टर्म आ रही होगी. मैं वो वाली टर्म निकालूंगा. क्यों? क्योंकि जब 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर वाली टर्म होगा, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म ओवरऑल निकल कर आ जाएगी. और जब 3x स्क्वायर किसी कांस्टेंट टर्म से मिला होगा, तो बेटा मेरे पास इस पूरे दोनों बाइनोमियल की कंबाइन एक्स स्क्वायर वाली टर्म निकल कर आ जाएगी. तो आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द एक्स स्क्वायर वाली टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन, जो कि मैंने ऑलरेडी मालूम करी हुई है प्रीवियस पार्ट में. सो आई एम गोइंग टू कॉपी दिस एक्स स्क्वायर टर्म फ्रॉम द प्रीवियस पार्ट. तो ये देगा 60x स्क्वायर.
Now I'm going to find out the constant term. इस बाइनोमियल की I'm going to find out the constant term. वो constant term क्या होगी, किस तरह निकालेंगे? Constant term वो होती है जिसमें x की पावर 0 होती है. I'm going to copy this expression जिसमें से हम बाइनोमियल की टर्म्स निकालते हैं. ये इसी बाइनोमियल एक्सपेंशन पर फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ था ना, सिंप्लीफाई करा हुआ था. अब मुझे आर एक्स की पावर 0 चाहिए यहां पर. वी नीड एक्स पावर 0. So I'm going to compare this 6 minus 2r with 0. I'm going to get the value of r equals to 3. I'm going to put this r equals to 3 over here. And I will get the value 63 minus 2 power 3, x power 6 minus 2 into 3. So 63 is going to be 20 minus 2 power 3 is minus 8, x power 0. 20 into minus 8 is minus 160. तो देखो इस बाइनोमियल की कांस्टेंट टर्म मेरे पास क्या आ रही है, minus 160. So we don't need all the 7 terms. मैंने सिर्फ 2 टर्म्स निकाली जिनमें बेटा हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म निकाली और कांस्टेंट टर्म निकाली. अब देखो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस बाइनोमियल टू टर्म्स विद दीस टू टर्म्स. अच्छा, इसमें भी जरूरी नहीं है कि सबको मल्टीप्लाई कराओ. मैं 2 को मल्टीप्लाई बाय 60 एक्स स्क्वायर करूंगा, मैं 2 को मल्टीप्लाई बाय माइनस 160 की करूंगा, तो इससे एक्स स्क्वायर वाली टर्म निकल कर नहीं आ रही. जब एक्स स्क्वायर वाली टर्म निकल कर नहीं आ रही तो बेटा आई डोंट नीड दैट टर्म, मुझे वो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. मैं 3x स्क्वायर को 60x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराऊंगा, एक्स पावर 4 वाली टर्म आएगी, मुझे इसकी जरूरत नहीं है. मैं एक्स स्क्वायर को 3x स्क्वायर को माइनस 160 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, so I'm going to get minus 480 x square. So it is going to be 120 x square minus 480 x square. I'm going to simplify them. I'll get minus 360 x square. So I'm going to write coefficient of x square in this question, in which we have two binomials multiplying to each other, is minus 360. So this is going to be your answer here. This is going to be your final answer. Now, moving on to the question number 2, part A, it says express the equation 3 cos theta 8 tan theta as a quadratic equation in sine theta. So देखो, I'm going to write 3 cos theta as it is. What is the given equation? Is 3 cos theta equal to 8 tan theta. I'm going to write tan theta as sine theta over cos theta. I'm going to cross multiply these values. It becomes 3 cos square theta is equal to 8 sine theta. इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्म तो बन रही है, cos स्क्वायर है, लेकिन सर साइन की फॉर्म में चाहिए. तो cos स्क्वायर इज 1 minus sin square theta. 3 1s are 3, 3 sin square theta remains same. It is going to be 8 sin theta. I'm going to transfer all the terms on the right hand side. 3 sin square theta plus 8 sin theta minus 3 equal to 0. See, we got this. Quadratic equation in terms of sine theta. Hence find the acute angle in degrees for which the 3 cos theta is equal to 8 tan theta. तो देखो हमने इस इक्वेशन को ऑलरेडी क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करा हुआ है, एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करा हुआ है, विच इज अ क्वाड्रेटिक फॉर्म. तो मैं we need to find out the angle ना. Angle means we need to find out the solution. We need to solve this. तो सॉल्व करने के लिए सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना जरूरी है. वो मैंने सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करा हुआ है, वो भी क्वाड्रेटिक फॉर्म है. So what I'm going to do, I'm going to solve this equation. क्योंकि ये साइन स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, so we can use quadratic formula here to find out the value of theta.
or you can use the middle term breaking process. 9 sin theta minus sin theta is going to be break. 8 sin theta इसमें break हो गया. Minus equal to 0. मैंने 3 sin theta common ले लिया. This has become 3 sin theta plus, मैंने 3 common लिया है तो बेटा this has become sin theta plus 3 and minus 1 common लिया तो sin theta plus 3 is over here. So I got two brackets, sin theta plus 3 equal to 0, sin theta plus 3 and 3 sin theta minus 1 equal to 0. So I got two brackets equal to 0, either sin theta equals to minus 3 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से होगा sin theta is equals to 1 by 3. Sin value cannot be less than 1. Sin theta should be between 1 and minus 1. तो इधर से तो आंसर निकल के नहीं आएगा, तो इधर हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल. साइन थीटा की लो -1 से और छोटी है, तो उधर से तो आंसर निकल के नहीं आएगा ना. आई एम राइट नॉट पॉसिबल हियर. देन साइन थीटा इक्वल्स टू 1 by 3 एंड वी नीड टू फाइंड द एक्यूट एंगल. तो देखो हमारे पास रेंज के अंदर सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दैट्स इट. दिस इज द रेंज ओवर हियर. थीटा की रेंज यही है. तो हम सबसे पहले अल्फा निकालेंगे साइन इनवर्स 1 by 3. वी आर गोइंग टू पुट दिस in calculator. Sin inverse 1 divided by 3, it is going to be 19.47. And in the first quadrant, theta is equal to alpha, it is going to be 19.47. Your final answer for theta should be in one decimal place, क्योंकि आपने डिग्री में एंगल निकाला हुआ है. So 19.5 is going to be your one final good answer. It is an accurate angle over here. Now, coming to question number 3. A weather balloon in the shape of a sphere is being inflated by the pump. The volume of the balloon is increasing at a constant rate of 600 centimeter cube per second. The balloon was empty at the start of the pumping. Find the radius of the balloon after 30 seconds. अब देखो यहां पर they're asking you कि आपके पास रेडियस क्या है. बलून में हवा भर रहे हैं 30 सेकंड बाद वॉल्यूम, ऐसी बात है वॉल्यूम बढ़ जाएगा, रेडियस भी बढ़ जाएगा. तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर वैसे होता क्या है. तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब. तो देखो अगर एक सेकंड में 600 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बलून में जा रहा है, तो 30 सेकेंड्स में कितना चले जाएगा. सिक्स हंड्रेड इंटू 30, तो ये देखो बेटा 18,000 सेंटीमीटर क्यूब. एक सेकंड में 600 जा रहा है, तो 30 सेकंड्स में इतना चले जाएगा, यानी 30 सेकंड बाद इतना वॉल्यूम होगा. तो ये वॉल्यूम बेटा मैं इक्वेट कर दूंगा 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 18,000 से. आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर क्यूब विच इज 18,000 multiply by 3 divided by 4 pi. Whatever the answer is going to be, I'm going to take the cube root here. बेहतर ये कि पूरा कैलकुलेटर में से ना पुट कर दें. So it is going to be the cube root 18,000 multiplied by 3 divided by 4 pi. It is going to be 16.25. पहले
4 सेकंड फिगर में लिख दें 2.5, इसलिए 2.6 आ रहा है, 5.7 था, तो 16.3 सेंटीमीटर इज गोइंग टू बी द रेडियस आफ्टर 30 सेकंड्स। ये हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा। नाउ दे आर आस्किंग फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द रेडियस आफ्टर 30 सेकंड्स। तो वो आपसे रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस पूछ रहा है, डी आर ओवर डी टी पूछ रहा है। आई एम गोइंग टू यूज द चेन रूल हेयर। देखो बेटा, इधर v वॉल्यूम सब्जेक्ट है, dv ओवर dt इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू dv ओवर dr इंटू dr ओवर dt के बराबर होगा ये। वी वॉन्ट दिस ओवर हेयर dr ओवर dt। व्हाट इज गिवन? dv ओवर dt हमें पता है। अगर आप गौर से देखो तो सवाल में देखो वॉल्यूम का रेट दिया हुआ है, दैट इज 600 सेंटीमीटर क्यूब। हमें dv ओवर dr नहीं पता, तो हमारे पास वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब। We are going to take the derivative with respect to radius on both sides. So it will become dv over dr, और ये हो जाएगा बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। r इज द वेरिएबल, 4/3 पाई तो कोफिशिएंट है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इट बिकम 4 पाई आर स्क्वायर। आफ्टर 30 सेकंड्स मांग रहा है, आई एम गोइंग टू राइट dv ओवर dr 4 पाई इंटू 30 का स्क्वायर 900 इंटू 4 इट 3600 पाई। मैं इसको अभी एज इट इज रहने दे रहा हूं एट द एंड। So dv over dt, I'm going to use this chain rule here. dv over dt is 600. dv over dr is 3600 pi. We need to find out dr over dt. So 600 divided by 3600 pi. तो बेटा आपके पास अच्छा, यहां पर मैंने रेडियस गलत लिख दिया। रेडियस इज नॉट, इट वाज नॉट 30 सेकेंड्स था टाइम, मैंने गलती से रेडियस लिख दिया। इट वाज 16.26। आफ्टर 30 सेकेंड्स द रेडियस वाज 16.26। तो 4 पाई इंटू 16.26 का होल स्क्वायर, बल्कि आई वुड रिकमेंड कि आप यही वैल्यू बस यहां पर पुट इन कर लें ताकि एग्जैक्ट वैल्यू आए। दैट्स योर डीवी ओडीआर। तो 600 डिवाइड बाय 4 पाई 16.26 का होल स्क्वायर विच इज डी आर ओवर डी टी। ये आ रहा है बेटा डी आर ओवर डी टी 0.18059 अप टू 3 सेकंड फिगर 0.181 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस है, इसका यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड है। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। बेटा मैं वर्किंग वैल्यू लेते हैं, हम लोग वर्किंग वैल्यू लेते हैं। अच्छी प्रैक्टिस ये कि आप वर्किंग वैल्यू लें फॉर द रेडियस। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 4 it says the nth term of an arithmetic progression is 1/2, 3n minus 15.
Find the value of n for which the sum of the first n term is 84. The n term of an arithmetic progression is 1 upon 2, 3n minus 15. Find the value of n for which the sum of the first n term is 84. Now this is the term formula. And they have given you the sum of the first n term is 84. Find the value of n. N is the number of terms here. देखो बेटा ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सम का फॉर्मूला दो होते हैं. देयर आर टू सम ऑफ फॉर्मूलाज हुए हियर. n upon 2, 2a plus n minus 1d, or you can say n upon 2, a plus l, l is the last term. तो लास्ट टर्म क्योंकि मैं यहां पर अभी मुझे पता ही नहीं कौन सी लास्ट टर्म है, इसलिए बेटा मैं लास्ट टर्म की जगह यहां पर यूज नहीं कर रहा ये वाला फॉर्मूला. What I'm going to do, I'm going to find out the value of a. A is called for first term. I'm going to write this n as 1 in the term formula over here. And I'll get the first term, which is 3 minus 15 is minus 12. Minus 12 divided by 2 is minus 6. I'm going to get the second term, which is 1 upon 2, 3 into 2 minus 15. 3 to the 6. 6 minus 15 is minus 9. Minus 9 divided by 2 is minus 4.5. इसको हम इस तरह एग्जैक्ट डेसिमल आ रहा है, आप लिख सकते हैं. मैं सेकंड टर्म क्यों निकाली? ताकि मैं डी निकाल सकूं. डी कहलाता है t2 minus t1. What is t2? t2 is minus 4.5 minus 6. So you got the d value as minus 4.5 plus 6 is going to be 1.5. अब देखो, you know the sum, you know the a value, you know the d value. The only thing that you don't know is n. तो बेटा इस फॉर्मूले में मैं वैल्यू सारी पुट करूंगा. सम इज 84, n upon 2, a की वैल्यू -6, d वैल्यू इज 1.5. मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 84 कर लेता हूं. 2 मल्टीप्लाई बाय, तो सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाए. -12, 1.5n minus 1.5 हो गया. -12 minus 1.5 is going to be minus 13.5. minus 13.5 11 सेट पर ऐड हो गया तो हो गया 154.5 और ये 1.5n. 154.5 divided by 1.5 got the value of n. इधर मैं कोई गलती कर रहा हूं, मैंने कहीं बस n की एक वैल्यू क्यों आ रही है. अच्छा, आई फॉरगॉट दिस n वैल्यू है. तो देखो ये 168 1.5n minus 13.5 हो गया. Now this 168 1.5n square minus 13.5n हो गया. अच्छा, you can write this like 1.5 को आप 15 3/2 लिख सकते हैं. कैलकुलेटर में 1.5 लिखोगे, you'll get 3/2 है. 13.5 can be written as 27/2 है. तो एलसीएम तो ये आ गया ना, 168 3n स्क्वायर minus 27n/2. ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 168 into 2 you get 336. 3n square minus 27n minus 336. You got 3 common from here. You got n square minus 9n 112. 3 divide हो गया. n square minus 9n minus 112 equal to 0. Going to break the middle term.
So 16 into 7 is 112. So n square minus 16n plus. So you got two values of n, which is 16 and minus 7. So I'm going to accept only one value because n की value बेटा, n is a number of term, cannot be negative. तो n की 16 यहां पर निकल कर आ जाएगी. ठीक है जी. Now in question number 5, the function is defined by is defined for x belongs to real numbers. Function of x है a minus 2x where a is constant. तो कह रहे f of fx निकालो. फिर आगे भी f इनवर्स निकालने के बोला है, उसको हम देखते हैं. So f of x over here is a minus 2x. This is the function ना जो ऊपर given है. So what I'm going to do, x की जगह fx वाला फंक्शन इनपुट दे दिया. तो यहां पर बेटा x की जगह भी fx वाला फंक्शन पूरा का पूरा यहां पर आप इनपुट कर दें. इसकी वैल्यू इनपुट कर दें यहां पर x की जगह. So after simplification, you'll get a minus 2a plus 4x. So you'll get 4x minus a. Yeah, वो f of fx आ गया. They're asking for f inverse. So ये बेटा इस fx को you can also write it like y is equals to a minus 2x. y की जगह x लिख दिया, x की जगह y लिख दिया. Now make y the subject. So a minus x over 2 is going to be your y value. This y value is going to be your f inverse, क्योंकि ये स्वैपिंग करने के बाद, रिप्लेसमेंट करने के बाद आ रही है, x की जगह y की जगह एक्सपोर्ट करने के बाद. इसको हम कहते हैं f inverse. Given that f of fx is equal to f inverse of x, express x in terms of a. वो इन दोनों को कह रहा है बराबर है, यानी दे आर सेइंग f 4x minus a is equal to a minus x upon 2. कह रहा है x in terms of a निकाल के दिखा दो. It means we have to make x as a subject. तो पहले 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, it becomes 8x minus 2a. 8x plus x is equals to a plus 2a. You got 9x is equal to 3a. Your x value is 3a over 9. Your x value is 1 upon 3 of a. ठीक है ना? Now in next part, in question number 6, hold on a second. Question number 6, it says the equation of the curve is y equals to 2x square plus kx plus k minus 1, where k is constant. Given that the line y equal to 2x plus 3 is a tangent to the curve, find a value of k. देखो अगर ये लाइन टेंजेंट टू कर्व है तो मैं भी टेंजेंट का, तो यहां पर देखो ये लाइन अगर टेंजेंट टू द कर्व है, दिस लाइन इज अ टेंजेंट, तो इस टेंजेंट का ग्रेडियंट क्या होगा? द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन इज 2. ये टेंजेंट का ग्रेडियंट है. मैं टेंजेंट का ग्रेडियंट एक और तरीके से निकाल सकता हूं विद द हेल्प ऑफ dy by dx. दैट इज गोइंग टू बी 4x प्लस k. 2x का डेरिवेटिव पावर और कोएफिशिएंट में लेकर आया, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट करा दिया. kx डेरिवेटिव इज k. दिस इज k minus 1 कांस्टेंट. कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो दोनों ही ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट है. ठीक है. अब यहां पर इफ यू इक्वेट दिस वैल्यू 2 इज इक्वल टू 4x प्लस k, तो बेटा यहां पर स्टिल द वैल्यू ऑफ x इज अननोन.
तो आप के कैसे निकालोगे? तो व्हाट वी डिड, हमने क्या करा, हमने बोला कि भाई अगर ये लाइन टेंजेंट टू द कर्व है, तो लाइन और कर्व को साइमल्टेनियसली सॉल्व करा, दोनों के वाई को आपस में इक्वेट करा। और इधर से बेटा हम लोगों ने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ड्राइव करी, -1 -3 is -4. I'm going to take x common from here. So you got a quadratic equation here. Since line is tangent to the curve, therefore discriminant is going to be equal to 0, which means b square minus 4ac is going to be equal to 0. The value of b is k minus 2 whole square. The value of a is 2. The value of c is k minus 4 is equal to 0. Now in this question, we only have k over here as unknown. तो यहां पर बेटा आई एम गोइंग टू expand this bracket, k square minus 4k plus 4 minus 8k, 4 to the 8, 8 4 the 32, k square minus 12k plus 36 equal to 0. अब यहां पर फाइंड द वैल्यू ऑफ k बोला हुआ है, इसका मतलब एक ही वैल्यू आएगी। और यहां पर बेटा इफ यू कैन सी कि हमारे पास ये फॉर्मूला बन रहा है k माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आई एम गोइंग टू टेक द स्क्वायर रूट, k की वैल्यू बेटा 6 निकल कर आ जाएगी। द वैल्यू ऑफ k इज 6। इट इज नाउ गिवन दैट k इज इक्वल टू 2। कह रहा है अभी अभी के लिए अब आप ये समझ लें k की वैल्यू 2 है। एक्सप्रेस द इक्वेशन ऑफ द कर्व इन द फॉर्म ऑफ दिस। कह रहा है कर्व की इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख के दिखा दें। दिस इज अ कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म। तो कर्व की इक्वेशन क्या है, देखो कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx। तो आई एम राइटिंग 2x प्लस k माइनस 1। 2 माइनस 1 इज 1 हियर। इस इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में लिख के दिखाना है। फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर we need to make sure that coefficient of x square should be 1 and constant term we don't, इसको हम बिल्कुल भी कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 बनाया, हमने 2 कॉमन निकाला, इट बिकम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स। यहां पर देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 1, 1 को डिवाइड बाय 2 करो, 1/2 आ रहा है। तो बेटा इन ब्रैकेट यू आर गोइंग टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द स्क्वायर ऑफ 1/2। तो देखो शुरू की ये 3 टर्म्स, एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर हो गया, ये 1/4 हो गया प्लस 1। I'm going to multiply this 2 with the bracket, 2 multiplied by -1/4। ये मैं दिखा देता हूं सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी। एंड दिस विल बिकम x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर -1/2 प्लस 1। व्हाट इज -1/2 प्लस 1? इट इज 1/2। तो मैं -1/2 प्लस 1 इज 1/2। दिस इज गोइंग टू बी योर कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म एंड हेंस टेक द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द कर्व। अच्छा वेर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट, तो यहां पर ए देखो आपके पास एक 1/2 आ रहा है प्लस ए, और बी आ रहा है 1/2। आप देखो कर्व का वर्टेक्स जो होता है ना, वो निकालने के लिए मैं इससे कंपेयर कर रहा हूं, इसे a इंटू एक्स माइनस एच का होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस के से। h and k आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्टेक्स पॉइंट। तो वर्टेक्स हो जाएगा बेटा माइनस एच बराबर हो जाएगा 1/2 के, तो h की वैल्यू -1/2, k बराबर हो जाएगा 1/2 के। So you got the vertex over here.
-1/2, comma 1/2. Now for question number 7, in the diagram OAB is the sector of the circle with center O, radius 2r. Angle AOB is pi/6 radians. The point C is the midpoint of OA. Show that the exact length of BC is r into √5 minus 2 √3. Now, since we have to find out the BC length, मैंने ये triangle focus करा देखो. This is the non-ideal triangle and we need the value of this BC length. So I'm going to use the cosine rule here. कि BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर, एडजेसेंट साइड्स जो भी उनका स्क्वायर का सम, माइनस 2r इंटू 2 टाइम्स r इंटू 2r इंटू cos pi/6 रेडियंस. तो you get r square, this will become 4r square. What is cos pi/6? Cos pi/6 is √3/2. तो बेटा ये 2 से 2 कैंसिल, r square plus 4r square is 5r square minus 2 √3r square. ठीक है ना? I should take r square common, so it become 5 minus 2 √3. I'm going to take the square root here. जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो ये r स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है और 5 minus 2 √3 भी पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है. r स्क्वायर का स्क्वायर रूट बेटा निकल कर bc स्क्वायर का तो स्क्वायर रूट bc हो जाएगा, r स्क्वायर का स्क्वायर रूट r हो जाएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर वी आर लेफ्ट ओवर विद 5 minus 2 √3. दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव द एग्जैक्ट लेंथ. हमने प्रूव कर दी बात. Then for part B, find the exact perimeter of the shaded region. So in shaded region, we have this BC length, the AC length, and the AB length. देखो AB is the arc length. अगर मुझे perimeter of निकालना है shaded region तो R plus this length plus arc length मुझे सबको ऐड करना होगा. मुझे AC पता है, मुझे BC पता है, भी हमने निकाल लिया. What is the arc length here? आर्क लेंथ मैं नीचे फिर कॉपी पेस्ट कर दूंगा, यहां पर निकाल लेता हूं. दिस इज द आर्क लेंथ फॉर्मूला, एस टू आर थीटा. आर बेटा रेडियस 2r इस पूरे सेक्टर का रेडियस 2r है और थीटा इज pi/6. एस वैल्यू इज 2 1 2 3 6. pi r/6. So this is the arc length over here. I'm going to write down the parameter here. What is the parameter? R, the length of AC, BC length is so this is what you can say the exact parameter. क्योंकि अब इसमें आप मजीद कोई सिंप्लीफिकेशन भी करेंगे कोई फायदा नहीं है. This is going to be your exact length of the parameter here. ठीक है? Find the exact area of the shaded region. We know this कि अगर ये shaded region का एरिया निकालना है, सेक्टर एरिया माइनस ट्राइंगल एरिया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन सेक्टर माइनस ट्राइंगल एरिया.
So sector area formula is r square theta by 2. Triangle area is, when two sides are given, half AB sin theta. For both of these, theta is going to be pi by 6. Theta is going to be pi by 6. ये इस ट्राइंगल का भी एरिया निकालने के लिए ये दो साइड्स हैं, इनके दरमियान का एंगल pi by 6 है. Theta is going to be pi by 6. Theta is going to be pi by 6. Radius is going to be 2r for this whole sector. The value of A is r, the value of B is 2r. ये ट्राइंगल की दो साइड्स हैं ना एडजेसेंट. और मैं ये सारी वैल्यूज बस यहां पर मैं नीचे कट पेस्ट कर रहा हूं और वैल्यूज पुट इन करता जाऊंगा. It is going to be 2r square, theta की वैल्यू pi by 6, like I told you, minus half AB. एक साइड की लाइन ट्राइंगल की r थी, दूसरी 2r थी, sin pi by 6. 4r square upon into pi by 6 divided by 2 minus 2r square sin pi by 6. Sin pi by 6 means 1 by 2. जो कैंसिलेशन हो रही कर लें, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2 3 जा 6 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल. At the end you got r square pi by 3, r square upon 2. If you wish to take the r square common, this is the area of the shaded region. R square pi by 3 minus 1 by 2. This is your shaded area over here. अच्छा, आर लेंथ में ये मैंने कैंसिलेशन करनी थी, कैंसिलेशन नहीं करी मैंने, बल्कि करके लिखी नहीं. ओवर हियर इट इज 6 3 ओवर हियर. ठीक है ना, तो बस ये ठीक कर लेगा, बाकी तो सही है. So question number 8. In this it says the diagram shows the part of the curve y equal to 6 upon x. The point 1 comma 6, 3 comma 2. On the line around the curve, the shaded region is bounded by the curve when the line y equals to 2 and x equal to 1. This line is x equal to 1. This line is y equals to 2. Okay. Now they are saying find the volume generated by the shaded region is rotated through 360 degree about y axis. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने यहां पर देखना है y axis के रिस्पेक्ट से काम करना है. तो अगर आपने y axis के रिस्पेक्ट से काम करना है, so volume formula is going to be integral of x square with respect to y, limits b and a, then you're going to multiply this answer by pi as well. So what is the value of x square? Sir, y value is 6 upon x. X value is 6 upon y. So x square is going to be 36 upon y square. ठीक है ना? अच्छा, don't have the space over here, इसलिए ये वर्किंग को इतनी कीमती वर्किंग नहीं है. So I'm just putting it over here. So volume is going to be pi into x square की value. X square value is 36 upon y square. 36 upon y square को I can write it like this. Y को न्यूमरेटर में लिख दिया. Now we are going to see with respect to y we are talking about ना, हम respect to y काम कर रहे हैं. तो यहां पर y की वैल्यूज, यहां पर एक कर्व इन टर्म्स ऑफ y तो आपने लिख दिया. यहां पर लिमिट क्या है, यहां पर y की वैल्यू क्या है? This y value over here is 2. This y value over here is 6. बट सिर्फ अगर मैं कर्व को इंटीग्रेट करूंगा विद दिस, इस कर्व को इंटीग्रेट करूंगा, तो बेटा ये मुझे इस पूरे
रीजन को, ये जो मैं अब शेड कर रहा हूं, इस पूरे रीजन को जो अब मैंने शेड करा रेड से, मुझे इसको रोटेट करेगा वाई एक्सिस से और मुझे इसका वॉल्यूम निकाल के दे देगा। मुझे इस पूरे का नहीं चाहिए, मुझे तो इस पोर्शन का नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ इस पोर्शन का चाहिए। तो देखो मैं इस पोर्शन को माइनस करवाना चाहता हूं इसका वॉल्यूम, तो मैं कहूंगा इस लाइन की क्वेश्चन क्या है, इस लाइन की क्वेश्चन है एक्स इज इक्वल टू 1, दिस लाइन इक्वेशन ओवर हियर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी। तो मैं यहां पर माइनस करवाऊंगा कौन सा एक्स स्क्वायर, लाइन का एक्स स्क्वायर। तो मैं यहां पर थोड़ा सा आपको अपडेट कर दूं कि अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो पाए लिमिट्स ओवर हियर विद द सेम लिमिट्स, तो मैं कर्व एक्स स्क्वायर माइनस लाइन एक्स स्क्वायर रिस्पेक्ट टू डीवाई इंटीग्रेट करूंगा। तो लाइन की एक्स स्क्वायर की वैल्यू, व्हाट इज द एक्स स्क्वायर वैल्यू ऑफ लाइन, दैट इज 1। लिमिट्स ओवर हियर आर 2 and 6। देखो अपर लिमिट 6 and 2 है, लो अपर लोअर लिमिट 2 and 6 हो गया, इनको इंटीग्रेट कर दूंगा। तो यहां पर बेटा मैं कर्व का एक्स स्क्वायर माइनस लाइन का एक्स स्क्वायर करवा रहा हूं, तो बेटा जो शेडेड रीजन है उसका वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा रोटेट अबाउट दी वाई एक्सिस। अच्छा एट दी एंड सब पूरा वाई से मिल रहा, पूरा पाई से मिल रहा होगा। मैं अब इस काम करता हूं, दोनों की लिमिट सेम है तो दोनों कंबाइन कर लेता हूं, दोनों की रिस्पेक्ट भी सेम है, कंबाइन करके लिख लेता हूं, देयर इज नो इशू विद इट। तो बेटा यहां पर आई एम गोइंग टू राइट ऐड 1 दी पावर डिवाइड बाय दी पावर, and this y1 integral is going to be y plus c. The limits are 6 and 2 here. If I'm going to simplify it, you'll get 36 minus 36 upon माइनस ऊपर शिफ्ट हो गया अपॉन y माइनस y प्लस c, आपके लिमिट्स हैं 6 और 2। Just put this limits minus 36 upon 6 and minus y minus 6, हर जगह पहले 6 पुट कर दें। तो minus 36 divided by 6 then minus 6, it is going to be minus 12 plus c, अपर लिमिट पुट करी माइनस लोअर लिमिट minus 36 divided by 2 minus 2, it is going to be minus 20 plus c। एट दी एंड इसको सिंप्लीफाई करोगे, c से c कैंसिल, प्लस 20 minus 12, it is going to be 8। तो बेटा 8 pi is going to be your volume। मेक श्योर दैट यू राइट यूनिट क्यूब लिख दें, यहाँ पर वॉल्यूम को लिखते हैं ना, कोई भी यूनिट नहीं है यहाँ पर, सेंटीमीटर क्यूब नहीं है, मीटर क्यूब नहीं है, तो हमने इस तरह आंसर लिख दिया। देखो बेटा कह रहा है द टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट एक्स, कह रहे हैं कर्व पे एक पॉइंट है एक्स। मैं जरा इसको थोड़ी देख लीजिए, इसको रिमूव कर देता हूँ। लेट से वो पॉइंट एक्स कहीं पर भी है, हम उसको बना लेते हैं, लेट से वो यहां पर है, इस पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है, ये टेंजेंट जिस पॉइंट पे बन रहा है वो पॉइंट एक्स है, ये टेंजेंट पैरेलल टू दिस लाइन है। किस लाइन के पैरेलल है, ये देखो मैं लाइन बना रहा हूं, लेट से ये सिर्फ मैंने रफ एस्टिमेट लाइन बना रहा हूं, y इज इक्वल्स टू y प्लस 2x के इक्वल टू 0 के बराबर है, सही नहीं, टेंजेंट पैरेलल टू दिस लाइन है। तो आपने ये x पॉइंट निकालना है। क्यों सर, कह रहा है वो पॉइंट x शो करो कि y इक्वल टू 2x को सेटिस्फाई करेगा। अच्छा ये दोनों लाइन डिफरेंट है, ये y प्लस ये y इक्वल टू माइनस 2x है बेसिकली, और ये y इक्वल टू 2x है। तो कह रहा है वो जो x पॉइंट आप निकालोगे ना, उसको प्रूफ करोगे इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। मैं अच्छा, तो मैंने बोला देखो
अगेन दिस लाइन ओवर है y प्लस 2x इक्वल टू 0, दिस इज y इक्वल टू माइनस 2x, ठीक है ना। मुझे ये x पॉइंट निकालना है, इन्होंने लाइन पैरेलल टू टेंजेंट दी हुई है, पैरेलल का कंसेप्ट लग रहा है, तो मैंने लगा यही हमारे पास हिंट है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द x पॉइंट हियर। तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो मैं कर्व का जो कर्व है ना 6/x, इसको आप 6x की पावर माइनस में लिख रहे हो, मैं इसका dy बाई एक्स निकालूंगा, ये मुझे टेंजेंट का ग्रेडियंट दे देगा। पावर को कोएफिशिएंट से मिला कराया, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट करा दिया, दिस इज टेंजेंट ग्रेडियंट का, टेंजेंट का ग्रेडियंट। और टेंजेंट का ग्रेडियंट बेटा, टेंजेंट क्योंकि पैरेलल टू दिस लाइन है, इस लाइन का ग्रेडियंट है -2, so I'm going to compare this with -2 here. So -6 over x is equal to -2. I'm going to cancel out this. 2 1s are 2 3s are 6. x multiplied by 1 is x की वैल्यू 3 आ गई, ये x की वैल्यू 3 आ गई। अब ये x की वैल्यू 3 बेटा मैं कर्व की क्वेश्चन में पुट करूंगा, विच इज y इक्वल टू 6 ओवर x, क्योंकि ये कर्व का पॉइंट है x कोऑर्डिनेट का। तो बेटा मैंने ये जो एक्स स्क्वायर है ना, ये तो अंडर रूट लेंगे। मैंने यहां पर जो नीचे जस्ट गया वो एक आपने सेकंड, उसकी पावर ये 2 नहीं देखो लिखी। यहां पर बेटा मैंने -6/x² था, the gradient of the curve is -6/x² और gradient of the tangent is -6/x²। क्योंकि बेटा टेंजेंट पैरेलल टू दिस लाइन है, इस लाइन का ग्रेडियंट बेटा मेरे पास कितना आ रहा है, दैट इज -2, y इक्वल टू mx प्लस c से मैंने कंपेयर कर लिया, आई गॉट द टेंजेंट ग्रेडियंट, आई एम गोइंग टू कंपेयर बोथ ऑफ दिस ग्रेडियंट, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये लाइन और ये टेंजेंट आपस में पैरेलल है जिसका ग्रेडियंट आपने निकाला हुआ है। सो आई एम गोइंग टू गेट -6 over -2 x square, the value of x is going to be minus से minus cancel, x square value is 3, square root on both side, the value of x is going to be plus minus root 3। अब यहां पर बेटा मैं सिर्फ प्लस वैल्यू ले रहा हूं कि देखो देखो ग्राफ आपके पास राइट साइड वाला ही बना हुआ है, आपकी वैल्यूज √3 1 और 2 के दरमियान ही है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू फोकस x इक्वल टू प्लस √3। फॉर y वैल्यू आई एम गोइंग टू solve this curve equation which is 6/x, तो 6/√3 is the y value। तो बेटा आपके पास जो x कोऑर्डिनेट आया है यहां पर वो √3 6/√3 है, y वैल्यू 6/√3 है। अच्छा ये y की वैल्यू को आप अपडेट कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, प्लस माइनस √3 कर दो, तो जगह 6√3/3, तो 3 1 जा 3 2 द 6, तो 2√3 कैन ऑल्सो बी द वैल्यू ऑफ y, आप इस तरह भी लिख दो, ज्यादा अच्छा लग रहा है ये। तो ये x कोऑर्डिनेट आपके पास निकल कर आ गया, वंस यू गॉट द x कोऑर्डिनेट, अब y इक्वल्स टू 2x वाली लाइन है, वी नीड टू शो दिस कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो y की जगह 2√3 रख दिया और x की जगह √3 रख दिया, यस इट इज सेटिस्फाइंग, तो उसको लाई कर रहा है, हैंस प्रूव। ठीक है जी, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, in question number 9 it says the function f and g are such that function of x is 2 minus 3 sin 2x from 0 till pi, and g of x is -2 of fx from 0 till pi. State the range of f and g। कह रहे हैं f और g की रेंज निकाल के दिखा दें, रेंज से बुला दें आउटपुट। देखो सबसे पहले तो ये देखो कि ये जो फंक्शन ऑफ x है
0 से लेकर पाई के दरमियान साइन टू एक्स की हाईएस्ट वैल्यू क्या आ सकती है? सर 1 आ सकती है, सही ना? 0 टिल 2 पाए, 0 टिल पाए। देखो यहां पर एंगल है 2x और ये x की रेंज है, तो अगर मैं 2x की रेंज लिखूंगा तो बेटा 2x की रेंज हो जाएगी 0 टिल 2 पाए। तो अगर मैं एंगल 2x देखता हूं जो 0 से लेकर 2 पाए तक हो सकता है, 0 से लेकर 360 तक हो सकता है, तो बेटा यहां पर विद इन दिस रेंज ये साइन 2x, विद इन दिस रेंज साइन 2x की हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है? सर हाईएस्ट वैल्यू 1 हो सकती है, लोएस्ट वैल्यू -1 हो सकती है। तो फंक्शन ऑफ x की हाईएस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू मुझे निकालनी है। तो बेटा मैं करूंगा 2 - 3 इंटू 1 और एक निकालूंगा 2 - 3 इंटू -1। साइन 2x की हाईएस्ट वैल्यू 1 आ सकती है, लोएस्ट वैल्यू मिनिमम आ सकती है। तो 2 - 3 -1 और जगह 5। तो फंक्शन ऑफ x की मैक्सिमम वैल्यू 5 आ रही है और मिनिमम वैल्यू 1 आ रही है। तो बेटा ये इसकी रेंज हो गई, दिस इज द रेंज। तो आप यूं लिख सकते हो, रेंज फंक्शन ऑफ x लेस देन इक्वल टू 5 greater than equals to -1, this is the range of function of x। ठीक है। नाउ फॉर -2 times fx फॉर द सेम रेंज ऑफ, तो भाई जो ये रेंज आ रही है, जो यहां पर -2 लिखा हुआ है, ये fx की रेंज है। इस पूरी रेंज को -2 से मल्टीप्लाई करा दो। तो जब -2 से मल्टीप्लाई कराते हैं ना बेटा, तो साइन फ्लिप कर जाते हैं। -2 मल्टीप्लाई बाय -1, दिस इज गोइंग टू बिकम +2, ये ग्रेटर देन हो जाएगा -2 टाइम fx, ये -10 हो जाएगा। इसी को आप यूं फ्लिप करके भी लिख सकते हो, रेंज को लेस देन इक्वल टू 2, इधर भी मैंने फ्लिप नहीं करा था, दिस वाज, and you can write it like this as well. Both of these are right answer. This is also a right answer and this is also a right answer for the second part. तो ये f की रेंज और ये g की रेंज आ गई। ये हमारे पास g भी कहलाता है, -2 टाइम fx को इन्होंने g कह दिया था। ठीक है। Now in this part the diagram shows the graph of fx, यानी ये 2 - 3 sin 2x का ग्राफ है। Sketch on this diagram the graph of y equal to gx। देखो fx और gx में क्या फर्क है? If this is fx, तो gx क्या है? -2 टाइम्स ऑफ fx। तो -2 टाइम्स का मतलब है बेटा ये आपके पास स्ट्रेचिंग और रिफ्लेक्शन दोनों हो रही हैं। या अगर आप स्ट्रेचिंग नेगेटिव साइड कर दो तो बेटा अगर आपका स्ट्रेच वेक्टर नेगेटिव में होता है तो आपके पास स्ट्रेचिंग अपोजिट साइड पर होती है। तो बेटा आपकी y की वैल्यूज, जैसे ये यहां पर वट एवर द डिस्टेंस ओवर हियर इज, होना तो ये चाहिए था अगर ये 2 से मल्टीप्लाई होता, लेट जस्ट, अगर ये सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई होता तो बेटा जितनी y की वैल्यू यहां पर है उसका डबल यहां पर हो जाता, यानी ये पॉइंट शिफ्ट होता यहां पर, दिस पॉइंट विल बी शिफ्टेड ओवर हियर। इस सारे पॉइंट्स में मार्क कर लेता हूं जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं फिर उनकी शिफ्टिंग आपको बताता हूं।
ये 3 पॉइंट्स हैं। अब ये पॉइंट शिफ्ट होता है यहां पर, अगर 2 टाइम्स मिल रहा होता, सिर्फ 2 से मिल रहा होता, जितना ये डिस्टेंस है उसका डबल नीचे आ गया, और ये पॉइंट रिफ्लेक्ट होकर बेटा स्ट्रेच होकर यहां पर आ जाता। जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस बेटा यहां पर भी होता और स्ट्रेच होकर यहां पर आ जाता। यानी अगर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा होता तो ग्राफ कुछ यूं बनता, लेकिन क्योंकि -2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेटा इन्हीं को मैंने अपोजिट साइड कर दिया। तो देखो अब ग्राफ, अच्छा ये y की वैल्यू इसकी चेंज नहीं होगी क्योंकि 0 वैल्यू है, तो y की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करा दें, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज गोइंग टू बी द ग्राफ ऑफ दिस, कि ये आपके पास अपोजिट साइड में स्ट्रेचिंग हो रही है। नाउ फॉर दिस द फंक्शन इज सच दैट, अब ये h ऑफ x कोई फंक्शन है, वो बराबर है g ऑफ x प्लस पाई के, और यहां पर x की रेंज है -पाई से लेकर 0 तक। डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, डिस्क्राइब फुली द सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स fx इनटू hx। कह रहा है वो पूरी ट्रांसफॉर्मेशन बताओ जिसने, जो fx को hx बनाएगी। तो ये fx आपके सामने, ये fx पहले आप देखो रहे यहां पर gx बनेगा, और फिर ये gx में बेटा हम लोग x प्लस पाई करेंगे तो हमारे पास पूरी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। तो देखो यहां पर fx से gx में जाने के लिए 2 ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो स्ट्रेचिंग है, और -2 से करवा रहे हैं तो बेटा ये रिफ्लेक्शन भी है। दोनों वर्टिकल ट्रांसलेशन हैं। fx से gx में जाने के लिए 2 ट्रांसफॉर्मेशन है, एक तो बेटा स्ट्रेचिंग है और एक बेटा हमारे पास रिफ्लेक्शन है। दोनों वर्टिकल है तो बेटा ये, और दोनों वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन वाली हैं, तो बेटा आप ये किसी ऑर्डर में भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले रिफ्लेक्शन कर दें या आप पहले स्ट्रेचिंग कर लें। रिफ्लेक्शन हो रही है किसमें, इन एक्स एक्सेस, क्योंकि आप माइनस से मिला कर आ रहे हो, पहली सीक्वेंस। उसके बाद स्ट्रेचिंग हो रही है इन वाई डायरेक्शन, और स्ट्रेच फैक्टर है 2 ही होगा यहां पर। ये आपके पास एफ एक्स से जी एक्स आ गया। अब जी एक्स में, जी एक्स से एच एक्स में जाना है। अब जी एक्स से एच एक्स में जाने के लिए बेटा जी एक्स में यहां पर देखो एक्स रिप्लेस हो रहा है एक्स प्लस पाई से। इसका मतलब बेटा ये हमारे पास है ट्रांसलेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन मींस ट्रांसलेशन, और ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन है इन दी डायरेक्शन, इन दी एक्स डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन है, कितनी ट्रांसलेशन है, क्योंकि बेटा ये एक्स प्लस पाई है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल है ट्रांसलेशन, तो इट इज गोइंग टू बी -पाई 0। ये प्लस पाई लिखा हुआ है तो यहां पर बेटा अगर प्लस लिखा होता है बेसिकली आप लेफ्ट साइड मूव कर रहे होते हो। तो दिस इज -पाई 0। ये बेटा आपके पास की ट्रांसलेशन निकल कर आ जाएगी।
Now in this question number 10, it says the equation of the curve is y equal to 54x minus 27x, 2x minus 7 whole bracket power cube. कह रहा find dy by dx और फिर d square y by d square dx square. तो 54 y का डेरिवेटिव dy by dx होता है, 54x का डेरिवेटिव 54 हो गया. 2x minus 7 की होल के पावर 3 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराओ, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट कराओ, दिस पावर 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस 3 हो गया, पावर 2 गई, 2x minus 7 का डेरिवेटिव 2 minus 0. So after simplification you will get this is your dy by dx है. अगेन डेरिवेटिव लेना है तो इसी का वापस से d और dx लूंगा. So I'll get d square y upon dx square. 54 is a constant, its derivative 0 हो गया. Now we are going to multiply the whole, take the derivative of the whole bracket, power 2 multiplied by minus 6, it is going to be minus 12. पावर में 1 सब्ट्रैक्ट करा दिया, 2 minus 1 is 1. और फिर बेस का डेरिवेटिव 2x minus 7 का डेरिवेटिव 2 minus 0. So at the end you will get ये आपके पास बेटा सेकंड डेरिवेटिव निकल कर आ गया. यहां पर फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट्स ऑन द कर्व. स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए बेटा dy by dx इक्वल टू 0 रखना पड़ता है. तो dy by dx आ रहा है 54 minus 6 2x minus 7 का होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सिक्स वन 54 डिवाइड बाय 6 इज 9. तो बेटा आपके पास 9 इज इक्वल टू 2x minus 7 का होल स्क्वायर. You take the square root on both sides, तो plus minus 3 2x minus 7. So 3 equals to 2x minus 7. और यहां से x की वैल्यू आ रही है 10 डिवाइड बाय 2 5. -3 प्लस 7, यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ गई. और y की वैल्यू निकालनी है, पूरा कोऑर्डिनेट निकालना है, सिर्फ x नहीं निकालना. तो y की वैल्यू निकालनी है, गोइंग टू पुट दिस x इन दिस इक्वेशन. तो पहले x की 54 into 5 minus 2 into 5 minus 7 whole square, that is 261. whole cube है, sorry, that is 243. और बेटा मैं 5 की जगह अगर मैं 2 पुट कर दूं कैलकुलेटर में, आई गॉट 135. तो ये पूरा पॉइंट निकल कर आ गया. बेसिकली गॉट द होल पॉइंट 5, 243, 2, 135. ये आपके पास पूरा पॉइंट निकल कर आ गया. कह रहा है डिटरमाइन द नेचर ऑफ दीज स्टेशनरी पॉइंट्स. तो भाई ये सेकंड डेरिवेटिव किसने निकाला हुआ है? अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है, पॉइंट मैक्सिमम है, ग्रेटर देन 0 आता है, पॉइंट मिनिमम है. पहले आप ये पॉइंट पुट करें. तो यहां पर आप बस कैलकुलेटर में x की जगह -24 2 इंटू 5 -7.
72 आ रहा है. Since this value is less than 0, this value is greater than 0, तो बेटा this point is maximum, this point is minimum. ठीक है जी, हमने नेचर बता दी. Now the last question of this paper, the equation of the circle, question 11 is the equation of the circle with center C is x square plus y square minus 8x plus 4y minus 5 equal to 0. Find the radius in this circle and the coordinates of center of C. C the center ना. तो देखो it's totally depend on you. आप x square plus y square plus 2fx plus 2gy plus c equal to 0 से इसको कंपेयर कर लें. यहां पर x square कोफिशिएंट 1 है, यहां पर भी 1 है. कोफिशिएंट ऑफ x is -8, कोफिशिएंट ऑफ x is 2f. f की वैल्यू -4 आ गई. कोफिशिएंट ऑफ y is +4, यहां पर 2g है, g की वैल्यू 2 आ गई. c ओवर हियर इज कांस्टेंट टर्म इज -5, इधर c माइनस c आ रहा है कांस्टेंट टर्म, तो c की वैल्यू -5 आ गई. अब देखो यहां पर आपके पास सेंटर क्या होता है. सेंटर इज -f -g की वैल्यू. -f इज गोइंग टू बी +4 एंड -g इज गोइंग टू बी -2. सेंटर आ गया. रेडियस इज गोइंग टू बी g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, या f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर माइनस c. f value is -4, g is and c is -5. At the end 25 का स्क्वायर रूट आ रहा है. The radius is 5 units. So this is going to be your answer. एक आंसर ये आ गया and radius over here is 5. Then in 11 part B, the point P 1, 2 lies on the circle. Show that the equational tangent to the circle at P is 4y equal to 3x plus 5. सर्कल पर ये पॉइंट लाई करता है. Let's just make a circle here. ये सर्कल का ये पॉइंट है P 1, 2. इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बन रहा है. They're asking you to find out the equation of this tangent, और वही आनी चाहिए. तो टेंजेंट का एक पॉइंट तो मुझे पता है 1, 2, लेकिन ग्रेडियंट नहीं पता. मैंने सर्कल के सेंटर को लिखा है यहां पर, दैट इज 4 - 2. हमने पिछले पार्ट में निकाला हुआ है. हमने इसका ग्रेडियंट निकाला, इसको m1 कह रहे हैं, टेंजेंट के ग्रेडियंट को m2 कह रहे हैं. व्हाट इज m1? y2 - y1 अपॉन x2 - x1. तो इज -4/3. m2 क्या हो जाएगा बेटा? नेगेटिव रेसिप्रोकल. 4/3 का रेसिप्रोकल 3/4. और बेटा क्योंकि वो पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. दिस इज द टेंजेंट ग्रेडियंट. मैंने नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दिया इसका, क्योंकि आपस में रेडियस और क्या होते हैं, ये आपस में टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं. अब टेंजेंट की इक्वेशन y - y1. y1 is going to be the value of p coordinate m x - x1. x1 is the value of the x coordinate of the p value. ये 4y हो गया, क्रॉस मिला 4 2 8 हो गया, 3x 3y 3 हो गया हमारे पास. फोर वाई कर लो 3x + 5. यहां पर आंसर निकल कर आ गया एंड दैट इज एक्जैक्टली द सेम जो यहां पर हम लोग ने लाना था. हेंस the point Q also lies on the circle and PQ is parallel to the x-axis. इसी कॉपी कर लेते हैं सर्कल को.
क्या नहीं चाहिए हमें? अभी हमें ये नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर दिया। पॉइंट क्यू भी सर्कल पे लाई करता है। क्यों यहां पर मैंने लिख दिया? क्यों? क्योंकि बेटा ये कह रहा है पी क्यू जो लाइन बन रही है ना वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसलिए मैंने इस तरह का सर्कल ड्रॉ कर लिया। कह रहे कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू निकाल के दिखा दो। देखो अगर ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो बेटा क्यू का वाई कोऑर्डिनेट वही होगा जो पी का वाई कोऑर्डिनेट है। तो क्यू का वाई कोऑर्डिनेट तो हमारे पास 2 ही आ गया यहां पर। लेकिन अब सारी बात किसकी बची है? एक्स कोऑर्डिनेट की बची है। ठीक है ना? देखो बेटा, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है सर्कल की कि अगर ये पी क्यू एक कॉर्ड है, कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सर्कल के सेंटर से पास करता है। दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? जो कि कॉर्ड के मिड से निकले, मिड से निकले और 90 डिग्री का एंगल बनाए। मेरा कंसर्न अभी 90 डिग्री से नहीं है, मेरा कंसर्न है मिड पॉइंट से। यानी ये कॉर्ड का मिड पॉइंट है और बिल्कुल ये वर्टिकल लाइन है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये वर्टिकल लाइन होगी, बिल्कुल वर्टिकल लाइन है। अगर ये वर्टिकल लाइन है, अगर ये वर्टिकल लाइन है तो बेटा जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो एम का भी एक्स कोऑर्डिनेट होगा। यानी एम का एक्स कोऑर्डिनेट यहां पर 4 ही होगा। एम जो कि मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट बराबर होगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। एक्स कोऑर्डिनेट बराबर है 4 के। x1 हमें नहीं पता, x1 बल्कि 1 ले लें, p का एक्स कोऑर्डिनेट। x2 हमें नहीं पता, q का एक्स कोऑर्डिनेट, डिवाइड बाई 2। तो 2 4 जा 8, x2 वैल्यू 7। तो बेटा q के एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 7 और y कोऑर्डिनेट हमें आपके पास आ गया था 2 ओवर हियर। Now it says the tangent to the circle at P and Q meets at T. Find the coordinates of T. भाई ये आपके पास Q और P से एक टेंजेंट्स निकल रहे हैं। Q का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 7 और 2। मैं इधर से जरा सा डायग्राम को इसके बना रहा हूँ, क्लैरिटी रहे। देखो ये दो टेंजेंट्स बना रहे हैं, ये दोनों टेंजेंट्स T पॉइंट पर जाकर मीट कर रहे हैं। T पॉइंट पे जाकर कह रहे हैं ये T पॉइंट निकाल के दिखा दें आप। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर आपने ये T पॉइंट निकालना है तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये दोनों ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब ये लाइन यूं नहीं बन रही, एक हॉरिजॉन्टल कॉर्ड बन रही है। तो अगर यहां से जो भी टेंजेंट्स बनेंगे सिमेट्रिकली बेटा, ये टी की वैल्यू देखो, ये बिल्कुल, ये टी से अगर मैं ये एम ज्वाइन करूं, ये सेंटर ऑफ द सर्कल ज्वाइन करूं, बिल्कुल सिमेट्रिकली दो पार्ट्स में ब्रेक करेगा ये आपको पता है सर्कल की प्रॉपर्टी है। अगर मैं इसको यूं करके ज्वाइन करूं तो याद है ना आपको बेटा, इस सर्कल में पढ़ते थे ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बनते हैं हमारे पास। दीज टू आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, पहली बात। दूसरी बात, ये बिल्कुल सिमेट्रिकल लाइन बनेगी तभी तो कॉन्ग्रुएंट बन रही है, बिल्कुल बीच में से लाइन जा रही होगी। ये देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वही वाला कंसेप्ट पीछे से जा रहा है हमारे पास। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक वर्टिकल लाइन है ये बिल्कुल बेटा टी पॉइंट को जाकर मीट करेगी, बिल्कुल मिड से गुजर रही है और सर्कल के सेंटर से जा रही है। अगर ये टी सर्कल के सेंटर तक ज्वाइन कर रहा हूं तो इसका मतलब बेटा ये मिड पॉइंट से जा रही होगी यहां से। ये एक वर्टिकल लाइन है, हमने अभी देख लिया। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन एक वर्टिकल लाइन है। जो यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट होगा सेंटर का वही मिड पॉइंट का, वही टी का भी एक्स कोऑर्डिनेट होगा। टी का एक्स कोऑर्डिनेट मेरे पास 4 आ गया। बट व्हाट अबाउट द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दिस टी? टी का वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा?
अब देखो प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने पीटी बनने वाली लाइन, ये देखो पीटी से पी से जो टी लाइन बन रही है, वी गॉट द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन एंड दैट ग्रेडियंट वाज, ये टेंजेंट का ग्रेडियंट हमारे पास कितना आ रहा था, 3/4 आ रहा था। और इसकी इक्वेशन क्या आ रही थी, 4y इक्वल टू 3x प्लस 5। इस टेंजेंट की इक्वेशन यही आ रही थी ना हमारे पास। आई एम गोइंग टू यूज दिस टेंजेंट इक्वेशन। हमारे पास ये टेंजेंट का ग्रेडियंट था, टेंजेंट की इक्वेशन हम लोग ने, ये जो रेड वाला मैंने टेंजेंट यहां पर ड्रॉ करा हुआ है, इसकी इक्वेशन तो हमने पहले निकाली हुई है, वो टेंजेंट जो पी से पास कर रहा है। तो बेटा ये टेंजेंट जिसकी इक्वेशन आपको पता है अभी यहां पर प्रीवियस पार्ट में निकाली हुई, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, तो इसकी वाई की वैल्यू तब क्या है, तो मैंने एक्स की जगह 4 पुट करा, 12 प्लस 5 17, वाई की वैल्यू 17/4 आ गई। तो बेटा टी का एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 4 और वाई की वैल्यू 17/4 आ गई। ठीक है जी। नाउ दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। यहीं तक वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।